गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर को करने से पहले हमें कंस्ट्रक्शन को देखना पड़ेगा कि मेरी जो जनरेटर की कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से होती है। तो यहाँ पे मैंने उसकी एक डायग्राम बनाई हुई है। देखिए, जनरेटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या है, दो परमानेंट मैग्नेट चाहिए या इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए और उसके बीच एक कंडक्टर चाहिए। जैसे ये हमारा आर्मेचर, इसको आर्मेचर के ऊपर मैंने कंडक्टर्स लगाए हुए हैं। बस इसी को हम क्या करेंगे, बाय सम प्राइम मूवर आप किसी भी चीज से इसको क्या करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ तो क्या बोलता है वो कि जब भी कोई कंडक्टर आपकी मैग्नेटिक फील्ड के बीच मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रहा है तो इसके इन वायर्स के बीच क्या इंड्यूस हो जाएगी, आपकी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो उसी को हम बोलते हैं जनरेटेड ईएमएफ। तो सबसे पहले देखते हैं जो मेरी जनरेटेड ईएमएफ है, ठीक है, तो उसको देखिए यहाँ पे हम वोल्टेज बोलते हैं। जो जनरेटेड ईएमएफ है आपकी एक जो आर्मेचर के अंदर जो जनरेट हो रही है, दैट इज सिंपली वोल्टेज। अब देखिए, एज द आर्मेचर रोटेट्स ए वोल्टेज इज जनरेटेड इन इट्स कॉइल्स। इन द केस ऑफ जनरेटर द ईएमएफ ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड जनरेटेड ईएमएफ और आर्मेचर ईएमएफ। तो जो इसमें वोल्टेज मेरी जनरेट होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, या जनरेटेड ईएमएफ या आर्मेचर ईएमएफ, और जिसको मैं डिनोट करता हूं ईजी से। ठीक है, अब यही चीज जो मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाई थी, बैक ईएमएफ। देखिए, बैक ईएमएफ क्या है, देखो नाम ही है उसका, है ईएमएफ वो, लेकिन वो क्या है, वो सप्लाई वोल्टेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। किसके केस में, डीसी मशीन के केस में, डीसी मोटर के केस में, सॉरी मोटर के केस में क्या हो रही है, वो जनरेट हो रही है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। अब दोनों ही सेम ही चीज है। जो जनरेटेड ईएमएफ इन केस ऑफ जनरेटर दैट इज सिंपली इक्वल टू द ईबी, मतलब बैक ईएमएफ ऑफ योर डीसी मोटर। तो देखेंगे सबसे पहले डेरिवेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए। अब देखिए, जैसे ये मेरे पास एक डायग्राम है, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाए हुए हैं। ये दो मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेंगी, नॉर्थ से लेके साउथ तक जाएंगी। बीच में मैंने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है। तो देखिए, जब आप इस कंडक्टर को, इस आर्मेचर को, मतलब यहाँ पे आर्मेचर के बीच मैंने कंडक्टर रखे हो, जब इस आर्मेचर को आप क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे बाय सम प्राइम मूवर, तो ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक लाइंस को क्या करेगा, कट करेगा, जिसके कारण इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, एक ईएमएफ जनरेट होगी। अब देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसी को घुमाओ, आप या तो देखो कंडक्टर को घुमा दीजिए या तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्या कीजिए, उनको घुमा दीजिए। दोनों में से किसी एक चीज को घुमा दीजिए, आपके कंडक्टर के अंदर क्या है, ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। तो देखेंगे आप, जब मेरा इस टाइम जिस पोजीशन में अभी है, जैसे मान के चलते हैं ये मेरे हाथ है, बीच में मेरा ये कंडक्टर है। अब देखेंगे इस पोजीशन पे जहां पे आपको ये डायग्राम मेरी दिख रही है, ये जो डायग्राम है ये बिल्कुल पैरेलल में है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस के। ठीक है, पैरेलल में। तो यहाँ पे मैंने इसको पोजीशन दी है एक पोजीशन पे जो मेरा ईएमएफ जनरेशन होगी दैट विल बी 0। लेकिन जैसे जैसे बाय प्राइम मूवर आप इस चीज को क्या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में घुमाते जाएंगे, यहाँ पे मेरी क्या एक ईएमएफ साइनोसॉइडल वोल्टेज क्या है, मेरी एक जनरेशन करना शुरू हो जाएगी। जैसे वो क्या है, कंप्लीट करेगा। अब देखिए 3 नंबर, यहाँ पे जो मेरा 3 नंबर है, दिस इज माई 3 नंबर, यहाँ पे मैंने इसको 3 यहाँ पे लिखा है। तो 3 नंबर पे जो मेरा ये जो कंडक्टर होगा ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक लाइंस के। तो इस टाइम पे जो इसमें ईएमएफ जनरेशन हो रही होगी दैट विल बी द मैक्सिमम जनरेशन, और उसके बाद फिर से ये नीचे को जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे 3 नंबर के बाद फिर से मेरी जो वोल्टेज है वो क्या है, डिक्रीज हो रही है, और फिर से उल्टी डायरेक्शन में। तो इसी तरह से ये मेरी क्या वोल्टेज क्या करती है, साइनोसॉइडल प्रोड्यूस होती रहती है। तो आप देखेंगे इसके लिए क्या क्या चीजें जो मेरी वोल्टेज को जनरेट कर रही है, यूज हो रही है, वो आप देखेंगे। P दैट इज द नंबर ऑफ पोल्स इन द मशीन्स, आपने कितने नंबर ऑफ पोल्स वहां पे मशीन में यूज किए है। फ्लक्स कितना, उन जो आपका जो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ये कितना फ्लक्स क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। Z इज द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। देखेंगे आप, जो मेरा ये यहाँ पे आर्मेचर है, इसमें मैंने बहुत सारे कंडक्टर्स यूज किए हैं। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स एंड स्पीड ऑफ आर्मेचर इन रेवोल्यूशन पर मिनट, है ना, कि कितने मिनट में ये आपका जो आर्मेचर है वो 1 मिनट में चक्कर काट रहा है। एंड A इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन द आर्मेचर वाइंडिंग। तो इन सारी चीजों के ऊपर आपकी जो ईएमएफ इक्वेशन हो जनरेटर की वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। अब देखते हैं जो मेरी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो क्या बोलता है कि आपकी जो जनरेशन होगी वो कितनी होगी, E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई मतलब कि कितना उसमें से क्या है, फ्लक्स लिंक हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और कितना वो टाइम में टाइम टेकन जो है उसका फ्लक्स का वो कितना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, अब इन 1 रेवोल्यूशन जो मेरा यहाँ पे कंडक्टर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा दैट विल इक्वल टू द P फाई।
सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मैं इसको बोल देता हूँ P5 मतलब देखिए नंबर ऑफ पोल्स। अब कितना उसमें फ्लक्स जनरेट हो रहा है आप देखेंगे यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पे कितना फ्लक्स जनरेट होगा, नंबर ऑफ पोल्स, कितने पोल्स है मेरे, जो वहां पे वहां पोल्स आ रहे हैं, कितना उसमें फ्लक्स क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज द फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर, कितना आपका जो फ्लक्स क्या करेगा वो कट करेगा, ठीक है। सेकंड, टाइम टेकन बाय द आर्मेचर टू complete one revolution, so that is t is equal to 60 upon n। अब देखिए n क्या है, that is हमने ऊपर ही डिस्क्राइब किया, n is the revolution per minute, revolution per minute। तो मैंने यहाँ पे सेकंड्स में लिया है, ये कुछ नहीं है, t is equal to, तो क्या किया मैंने 60 upon n seconds, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू द t इज इक्वल टू 60 upon n। तो देखिए अब मेरे पास ये दोनों वैल्यू आ गई, टोटल फ्लक्स भी आ गया और टाइम टेकन भी आ गया। तो इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं इक्वेशन नंबर ए जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है इसमें मैं क्या करूंगा, इसको पुट कर दूंगा। तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज P5n अपॉन 60 वोल्ट्स। अब देखिए ये जो जनरेटर वोल्टेज है आपकी, ये जो कंडक्टर है मेरा, ये ओनली इन द वन कंडक्टर। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंडक्टर्स है मेरे, आपके आर्मेचर में बहुत सारे कंडक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने ये वोल्टेज निकाली है, ये जो वोल्टेज है दैट इज ओनली फॉर द वन कंडक्टर। मतलब एक कंडक्टर के अंदर कितनी आपकी वोल्टेज बनेगी, दैट विल इक्वल टू द P5n अपॉन 60 वोल्ट्स, ठीक है। अब देखिए लेकिन इसमें एक कंडक्टर नहीं, इसमें बहुत सारे कंडक्टर्स हैं। तो बहुत सारे कंडक्टर्स हैं, वो हमने क्या किया, आर्मेचर में कितने कंडक्टर है Z, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं आपके आर्मेचर में। तो सिंपली आप उसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट विल इक्वल टू E इज इक्वल टू, ये जो हमारी यहाँ पे वोल्टेज आई है, E इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, Z अपॉन A को क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। सो दैट इज द टोटल EMF जनरेटेड बाय द आर्मेचर, ठीक है। सो दिस इज द टोटल EMF जनरेटेड बाय द आर्मेचर। तो आप देखेंगे इसको, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा, दिस इज इक्वल टू द बैक EMF। यही मेरी क्या है, डीसी मोटर की बैक EMF है। क्योंकि जो बैक EMF क्या है, जब आप डीसी मोटर को जब आप वो घूमने शुरू करती है तो वो वहां पे अपना एक जनरेटिंग एक्शन शुरू कर देती है। उसी जनरेटिंग एक्शन के कारण यहाँ पे आपके आर्मेचर के अंदर क्या है, वो अपनी एक वोल्टेज को इंड्यूस करता है, लेकिन सप्लाई वोल्टेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसीलिए हम उसको नाम देते हैं बैक EMF। सो बैक EMF कुछ नहीं है, दैट इज इक्वल टू द जनरेटेड EMF, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ये जो n/60 है, इसको मैंने रिप्लेस किया है स्मॉल n से। तो स्मॉल n क्या है, स्पीड इन रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो पर सेकेंड जो मेरी स्पीड आएगी, ठीक है, रेवोल्यूशन की, वो क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू n/60, ठीक है। तो अब देखिए जो हर एक मशीन के लिए नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं। अब जैसे मैंने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स एंड नंबर ऑफ पैरेलल पाथ दैट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द मशीन। अब आप इनको चेंज थोड़ी कर सकते हैं, जब आपने इसको एक बार मैन्युफैक्चर कर दिया। तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, दीज आर द कांस्टेंट। तो जो मेरे पास वैल्यू बचेगी, E इज इक्वल टू K5n, ठीक है। यहाँ पे K क्या है मेरा, PZ अपॉन A। सो P इज द नंबर ऑफ पोल्स, Z इज द नंबर ऑफ कंडक्टर एंड A इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन योर आर्मेचर। ओके, सो यहां से आप देखेंगे जो मेरी जनरेटेड EMF आएगी दैट विल इक्वल टू 5n, ठीक है। तो यहां से आप क्लियरली देख पाएंगे जो मेरी EMF इंड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे स्पीड एंड फ्लक्स पर पोल, स्पीड एंड फ्लक्स पर पोल। तो आप देखेंगे जैसे हमने अब मोटर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो मेरी शंट मोटर होती है, सीरीज मोटर होती है, उसमें जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेरे फ्लक्स के, ठीक है। वो मेरा जो स्पीड है वो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं जो मेरी EMF जनरेशन हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरी फ्लक्स के और स्पीड के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से देखेंगे द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को क्या करेंगे आप, अगर मैं बोलूं इस मोटर की पोलैरिटी मतलब जो इंड्यूस्ड EMF है मुझे उसको चेंज करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, किसी भी, चाहे आप आर्मेचर की डायरेक्शन को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, मतलब रोटेशन के, या तो आप क्या कीजिए वहां पे जो आपके पोल्स हैं आप उनकी डायरेक्शन को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, जिससे आपकी जो
पोलैरिटी या इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों की, इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर देते हैं और साइमल्टेनियसली फ्लक्स के पोल्स की डायरेक्शन को भी चेंज कर देते हैं, तो वहां पे जो मेरी इंड्यूस्ड ईएमएफ वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपने दोनों चीजों को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। सो यहां से आप देख सकते हैं, सो दिस इज माई जनरेटेड ईएमएफ इन द जनरेटर, ठीक है। सो यही हमारा आज का टॉपिक था, जनरेटेड ईएमएफ। अब देखिए यहाँ पे जो ए है, दैट इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अब देखिए हमारे पास दो तरह की बाइंडिंग होती है, एक लैप बाइंडिंग होती है मेरी, और एक हमारी होती है वेव बाइंडिंग। अब देखिए जो लैप बाइंडिंग होती है, इसमें मेरा ए क्या रहेगा, ए इज इक्वल टू पी, और वेव बाइंडिंग के लिए जो मेरी ए की वैल्यू रहेगी, दैट विल बी इक्वल टू द 2। तो ये बस आपने अपने ध्यान में रखना है, जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल आएगा, आपने जो लैप बाइंडिंग के लिए जो मेरा रहेगा पैरेलल पाथ, दैट विल इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स, एंड इन द वेव बाइंडिंग दैट इज इक्वल टू द 2। तो यही आपको यहाँ पे वैल्यू को ए को पुट करना है, उसके हिसाब से आप जो जनरेटेड ईएमएफ को निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड बैक ईएमएफ इन केस ऑफ डीसी मोटर। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ इन केस ऑफ डीसी मोटर्स। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।